आपका अपने चैनल PSCB में। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के सतत विकास लक्ष्य में क्या पोजीशन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में हम मध्य प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति के बारे में वर्तमान में चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह हमारा 14 लेक्चर है MPGK का। इससे पहले मैं 13 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ। इसमें हम मध्य प्रदेश का जो पंचम संस्करण है MPGK परीक्षा दान पुस्तक का, उसका रिवीजन कर रहे हैं। चलिए हम मध्य प्रदेश में SDG की स्थिति के बारे में जानते हैं। देखो दोस्तों, जब हमारे यहाँ पे नीति आयोग बना और देश में SDG जो हमारे UNO द्वारा जो सतत विकास लक्ष्यों के लिए 17 विकास लक्ष्य 2015 से 2030 के लिए 2015 से 2030 के लिए बनाए गए, उसमें से अब हमारे भारत ने अपने राज्यों के लिए भी सतत विकास लक्ष्य निर्धारित कर दिए। उसमें वो उसके आधार पर नीति आयोग द्वारा एक रैंकिंग दी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। तो इसमें बताया गया है कि SDG जो इंडिया इंडेक्स है उसकी प्रगति मापने के लिए हमारी जो सरकार है, विश्व में पहला सरकार का नेतृत्व वाला उपराष्ट्रीय मापदंड हमारे द्वारा मेजरमेंट किया जा रहा है। इसी के साथ में हमारे विभिन्न संस्करणों में विभिन्न रिपोर्टें दी गई हैं, लेकिन जो हमारे में लेटेस्ट है, जो अभी तक जो लेटेस्ट है वो कब जारी की गई, जुलाई में जारी की गई 23-24 वाली चतुर्थ संस्करण वाली। और इसमें मध्य प्रदेश का जो स्थान रहा वो 67 पर रहा। और सबसे उच्चतम स्थान जो किसका रहा, केरल का रहा। केरल के साथ में ही उत्तराखंड का भी रहा साथ में। तो हम इस SDG में परफॉर्म करने वाले कौन से स्टेट है, फ्रंट रनर में किस में आते हैं। क्वेश्चन में सीधे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का SDG इंडिया इंडेक्स में कौन सा स्थान है। तो ये इसी से क्वेश्चन बन जाता है कौन सा स्थान है हमारा, तो हम फ्रंट रनर की स्थिति में आते हैं। उसके साथ में 3 वर्षों में हमारे जो सॉरी जो 8 लक्ष्य में उन्होंने हमने सकारात्मक बदलाव किया, और कुछ में हमारे जो बाकी बचे 9 इंडेक्स उनमें हम थोड़ा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। और इसी के साथ में जो 20-21 वाले में हमारा क्या स्थान रहा था, 62वां। हमने क्या किया, वृद्धि की है। अब देखते हैं हम आगे कि मध्य प्रदेश का 23-24 में किन में हमने एक अच्छा परफॉर्म किया। तो जैसे हम बात करें कि गरीबी में हमारा देश में 19वां स्थान रहा, भुखमरी में 21वां स्थान रहा, स्वास्थ्य में हमारा 27वां स्थान रहा, शिक्षा में हमारा 23वां स्थान रहा। साथ में हमें ये लक्ष्य भी याद करना है कि पहला वाला कौन सा है, दूसरा वाला कौन सा है, तीसरा वाला कौन सा है। जैसे कि पहला है गरीबी, दूसरा है भुखमरी, तीसरा है स्वास्थ्य, चौथा शिक्षा, पांचवा लैंगिक समानता, छठवा है जल एवं स्वच्छता। जल व स्वच्छता कई पेपरों में UPPCS के एग्जाम में सीधे से पूछा गया था, जल से जुड़ा हुआ कौन सा लक्ष्य था। यहाँ पे जोड़ियों बनाने में भी आ जाता है देने के लिए कि पहले लक्ष्य किससे संबंधित है, दूसरा लक्ष्य। अगर आपको मुख्यतः 10 याद है ना प्रारंभ के, तो आप और भी आप लगा सकते हो। 7वां स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित हो, 8वां हमारा आर्थिक विकास से संबंधित हो जाएगा, 9वां औद्योगिक व उपचार से संबंधित हो जाएगा, समानता से जुड़ा हुआ 10वां हो जाएगा, और टिकाऊ एवं शहरी जो समुदाय है उनसे जुड़ा हुआ हमारा 11वां हो जाएगा, 12वां उपभोग उत्पादन, और 13वां जलवायु परिवर्तन। बोले कि 13वां किससे संबंधित है, तो वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। साथ में ही जल पर जीवन कौन सा होता है, 14वां होता है, 15वां पृथ्वी पर जीवन होता है भूमि पर, और 16वें में सब शांति की बात की जाती है। सभी को मिला के 16 को मिला के जिसमें भागीदारी की बात की जाती है, वो हमारा 17वां लक्ष्य होता है। तो हम सबसे देखें, अगर हमसे पूछ लिया जाएगा 23-24 में मध्य प्रदेश ने सबसे अच्छा परफॉर्म किस में किया, तो मध्य प्रदेश ने उत्पादन एवं उपभोग में सबसे अच्छा परफॉर्म किया। इसी के साथ दूसरे स्थान पर कौन सा रहा, टिकाऊ शहरी व सामुदायिक विकास में हमारा 6वां स्थान रहा, जिसमें भूमि पर भी जीवन, क्योंकि हमारे यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अधिक मात्रा में देखी जाती है। और विभिन्न रूपों में हमने देखा, सबको तो हम याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें सबसे अच्छा परफॉर्म किस में किया है हमने, उपभोग और उत्पादन में। उसके बाद साथ में कौन सा है, भूमि पर जीवन और टिकाऊ व सामुदायिक विकास में हमारा स्थान रहा। इससे जुड़े हुए कुछ मुख्य जो क्वेश्चन बनता है ना, वो क्वेश्चन तो इसी से बनता है कि मध्य प्रदेश का SDG में कौन सा स्थान है, तो फ्रंट रनर में आते हैं। टोटल स्थान 67 पर रहा है। और 2021-22 में कौन सा स्थान था हमारा, तो 62वां स्थान था। तो हमारा जो लेटेस्ट वाला है हमें वो याद करके रखना है। साथ में हम नीचे देखते हैं, तो इसमें क्या है कि जो कई बार पेपर में सीधे पूछा जाता है कि 0 से जिसका 49वां स्थान रहता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एस्पिरेशनल। जो एस्पिरेंट होते हैं, एस्पिरेशनल स्टेट, उनके बारे में। उसके बाद परफॉर्मर होते हैं जो 64 तक होते हैं, लेकिन इस बार हमने क्या किया, 67वां स्थान किया है। तो जो 65 से अधिक है 99 तक जाएंगे, फ्रंट रनर में आ जाएंगे। और फ्रंट रनर में ही केरल का स्थान आता है, उत्तराखंड का स्थान आता है। और अच्छी बात, जो 100% अभी तक भारत का कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जिसने 100% लक्ष्य प्राप्त किया। तो भारत मध्य प्रदेश किस में आता है, फ्रंट रनर के। इसको भी हमें याद करें कि एस्पायरेंट कौन से होते हैं, 0 से 49 तक, फिर 50 से लेके 62 तक रहते हैं, 64 तक रहते हैं परफॉर्मर, और फ्रंट रनर रहते हैं 65 से लेकर 99 तक। ठीक, आगे देखते हैं हम उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे वो हमने काम किए हैं। जैसे कि
हमारा जो बैतूल, इंदौर और विदिशा है उसमें 100% डिजिटल हो गए हैं जिले, कि मुख्य जो कार्य हो रहे हैं वो डिजिटल रूप से भी कार्य हो रहे हैं। साथ में 2021 तक मध्य प्रदेश को 7 बार कृषि कर्मठ अवार्ड मिल चुका है, ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। मिलेट्स को सुपर फूड्स के नाम से भी जाना जाता है। अप्रैल 2021 में मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने जो वो किया था, क्या बोलते हैं, सौदा पत्रक की पहल शुरू की थी, तो उसमें पंजीकृत मंडियों को, व्यापारिकों को एमएसपी पर किसानों के घर से ही उपज खरीदी थी। तो किसके द्वारा दी गई थी? अप्रैल 2021 में पहल की गई थी। राज्य के जो कृषि विपणन मंडियां हैं उनके द्वारा जो एमएसपी पर लोगों का अनाज खरीदा जाता है वो घर से ही खरीद लिया जाता है। इसके साथ में सर्वाधिक अनुदान या ऋण लेने वाला किससे लेते हैं? हम सबसे ज़्यादा एडीबी से। एडीबी एशियन विकास बैंक से, जिसका मुख्यालय मनीला में है, और वर्तमान में 69 इसके सदस्य हैं। साथ में 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, 66 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसी भी राष्ट्र के आर्थिक समृद्धि व वृद्धि में सबसे उपयुक्त मापक क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय होती है, जो तो हमारे मुख्य तथ्य हैं, हम देखते भी हैं। साथ में भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना की जा रही है, किसके सहयोग से की जा रही है? तो सिंगापुर के सहयोग से की जा रही है। अगला है हमारा कि जो 2018 में जल समग्र जल प्रबंधन सूचकांक आया था जो गैर हिमालयी राज्यों में, उसमें मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान था। अभी नया जो लेटेस्ट आया है उसमें महाराष्ट्र को प्रथम स्थान मिला हुआ है, तो उसमें हमें देखना चाहिए। साथ में आनंद संस्थान, हमारा जो हैप्पीनेस डिपार्टमेंट गठन करने वाला भारत राज्य, भारत मध्य प्रदेश का पहला राज्य था। साथ में मध्य प्रदेश में प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब की गई? 1981 में की गई थी। जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 1981 में की गई थी। और मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद, एमपीसी सेट बोलते हैं जिसको, इसकी स्थापना कब की गई थी? उसकी 1961 में उसकी भी स्थापना की गई थी। देखो ये विभाग होता है पर उसके साथ में एक परिषद काउंसिल बनाई जाती है, उसकी स्थापना अक्टूबर 2019-21 में की गई थी। मध्य प्रदेश ने गिरदावरी परियोजना विकसित करने वाला देश का पहला राज्य बना। सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्म्स, क्रिप्स बोलते हैं, जिसकी स्थापना कब की गई? भोपाल में। भोपाल 1997 में इसकी स्थापना की गई। 8 मार्च 2020 में मध्य प्रदेश में महिला हेल्पलाइन 181 की सेवा प्रारंभ की गई। साथ में इसके हम और मुख्य पॉइंट देखते हैं कि जो भारत है जिसमें विश्व की 6 धरोहर स्थलों में यूनेस्को में संभावित सूची में, देखो पहले कोई भी विश्व धरोहर सूची बनने से पहले आपको संभावित सूची में जाना पड़ता है। तो वर्ष 2024 में हमने 4 मध्य प्रदेश की जो 6 साइटें हैं उनको भेज दिया, जैसे ग्वालियर का किला हुआ, कुंडी भंडारा हुआ जो बुरहानपुर में है, और चंबल घाटी की जो पत्थर कला है वो, उसके बाद भोजपुर का जो मंदिर है विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग भोजपुर वाला मंदिर है, रामगढ़ मंडला में जो गौड़ स्मारक हैं उनको, और धमनार जो मंदसौर में है उनको हमने भेज दिया गया। साथ में जो क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क में मध्य प्रदेश की जो ग्वालियर शहर है उसको संगीत के शहर के रूप में, और कोझिकोड को साहित्य के शहर के रूप में शामिल किया गया था। इसी के साथ में हम अन्य चीज़ें देख लेते हैं मध्य प्रदेश की एसडी से जुड़ी हुई, कि 2023-24 में जब हम मध्य प्रदेश में सबसे निर्यात किस वस्तुओं किया था, तो दवा उत्पाद का पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर किया था खाद्य उद्योगों का, तीसरे नंबर पर कपास का। और ये हमें और ज़्यादा याद नहीं करना है। उसके बाद में हमने जिलेवार बात करें तो इंदौर सबसे ज़्यादा, धार और रायसेन तीसरे नंबर पर, रायसेन दूसरे नंबर पर धार, और उसके बाद में आईडीआर, आईडीआर याद कर लेना, आईडीआर आईडी निर्यात करने के लिए। उसके बाद में हमने कुल निर्यात जो किया है, और जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हमेशा हमारे यहाँ पे कितना हुआ है 23-24 में, तो 195 करोड़ के रूप में हमारे यहाँ पे दिखेगा, तो कम है अन्य अन्य उसकी तुलना में। उसके बाद मुझे है एक्सपोर्ट जो इंडेक्स है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, जो कौन जारी करता है? नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इसके कितने स्तंभ है? 4 स्तंभ है। कौन सी पॉलिसी क्या है, व्यवसाय में परिस्थितियाँ क्या है, निर्यात परिस्थिति क्या है, और निर्यात संवर्धन क्या है। तो जो 2022 का इंडेक्स था, तो भारत का जो मध्य प्रदेश का ओवरऑल 12वां था, लेकिन जो भूमध्य श्रेणी में है, जो अंत श्रेणी है, उसमें 5वां स्थान था। और जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए हमारा स्कोर कितना रहा था? 98.68, अन्य की तुलना में 98.68। तो जारी कौन करता? नीति आयोग। जिसका में कितनी है? 4। और उसमें हमारा स्थान कितना रहा था राज्यों में? ओवरऑल 12, वैसे भूमध्य में श्रेणी में 5वें स्थान पर रहा था, और हमारा जो स्कोर कितना था? 98.68। इसके साथ में अब हम चर्चा कर लेते हैं जो हमारा एमपीजी के पुस्तक का 18वां टॉप चैप्टर है, कि मध्य प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में। जैसे कि हम बात करें कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय, जिसमें तुलना की जा रही है भारत की प्रति व्यक्ति आय से और मध्य प्रदेश की प्रति आय। अब प्रचलित मूल्य, बाजार मूल्य पर देखें तो लगभग 1.5 लाख रुपये, 1,52,615 रुपये है। वहीं देश की बात करें हम, 24-25 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके बारे में है, और मैं जो अगली वीडियो लेकर आऊँगा तो मैं भारत के इकोनॉमिक सर्वे पर चर्चा करूँगा, जो पार्ट ए और पार्ट बी के रूप में होगी। तो जो भारत की कितनी है,
कितनी है, 2,05,000। उसके बाद में अगर हम स्थिर भावों पर देख लें, 11-12 जो हमारा क्या रहता है, बेस ईयर रहता है, और बेस ईयर हमारा बदलने वाला है, ये 22-23 होने वाला है बेस ईयर हमारा। तो इसमें 17,000 रुपये मध्य प्रदेश की है, लेकिन भारत की कितनी है, 1,14,000। इसके साथ में हम ये वाणिज्य बैंक वगैरह इतना हमें याद नहीं करना है। अब आगे देखते हैं हम कि जो हमारी जीवनांक है कि जन्म दर कितनी है हमारी प्रति व्यक्ति, भारत में है 19.5 और हमारे मध्य प्रदेश में क्या 24.1। इसके साथ में हमारी जो मृत्यु दर है, भारत में है 6, हमारे यहाँ 6.5, हम थोड़ी क्या ज़्यादा हमारे यहाँ चीज़ें हैं। उसका शिशु मृत्यु दर भारत में 28, हमारे यहाँ पे अभी भी कितनी है, 43 है, कि 100 बच्चों पर 43 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इसके साथ में ये हम जनगणना में भी पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हम एक बार यहाँ देख लेते हैं। जनघनत्व कितना है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 382, मध्य प्रदेश में है 236। पुरुष अनुपात के बारे में बात करें, जो लिंग अनुपात होता है, भारत में 943, मध्य प्रदेश में 931। और जनसंख्या वृद्धि दर देखें हम तो भारत में थी 17.7, मध्य प्रदेश में थी 20.3। उसके साथ में हम ग्रामीण जनसंख्या देखें, देश में थी 68.9 और मध्य प्रदेश में थी 72.4। हमारे यहाँ देश की जो औसत है उससे ज़्यादा जनसंख्या ग्रामीण परिवेश में रहती है। इसके साथ में हम कुल कार्यशील लोगों के बारे में बात करें तो देश में जो मुख्य कार्यशील लोग हैं वो 39.8 है, जबकि मध्य प्रदेश में तो कुल कार्यशील जनसंख्या कितनी 43.5। ये पेपर में कई बार पूछी और ये हमारे लिए IMP भी हो जाती है। उसके बाद में महिलाओं के बारे में देखी जाती है, क्योंकि देश में तो 25.5 महिलाएं लगी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की स्थिति इन दो इंडिकेटरों में काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे महिलाएं हैं 32.6 कार्यशैली में लगी हुई हैं। कृषक कितने हैं, देश में तो 19.9 है, लेकिन मध्य प्रदेश में 31.2 कृषक पाए जाते हैं। खेती और मजदूर वगैरह ये सब हमें नहीं देखना है, क्योंकि ये हम याद नहीं कर पाएंगे। जो हमारी मुख्य चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। अब उसके बाद में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, मध्य प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है देश में। जैसे कि टोटल 6 लाख, सॉरी 6,95,000 वो पवन ऊर्जा हम मेगावाट में उत्पादित कर रहे हैं। और इसके बाद में मध्य प्रदेश में कितना किया जा रहा है, 15,405 मेगावाट। और सौर ऊर्जा में देश में 7,48,990 मेगावाट उत्पादित किया जा रहा है, वहीं मध्य प्रदेश में 61,660 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है। और बायोमास में पूरे देश में 42,312 है, तो मध्य प्रदेश में लगभग 1400 मेगावाट का उत्पादन किया जाता है। साक्षरता की बात की जाए, देश में 73 है तो यहाँ पे 69 है। देश में 80 पुरुषों की पाई जाती है, महिलाओं की 64 पाई जाती है। यहाँ 68 पुरुषों की पाई 78 पुरुषों की पाई जाती है और 59 महिलाओं की पाई जाती है। इसके साथ में ये जीवन प्रत्याशा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। कई लोग जीवन जीने के लिए औसत जो एक आदमी कितना जी रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, जीवन प्रत्याशा बोलते हैं। और वो हमारे यहाँ पर दी हुई है। जैसे कि भारत की देखी जाए तो पुरुषों में कितनी पाई जाती है, 69.4, और महिलाओं में कितनी पाई जाती है, 72.70। सभी को पता होगा कि महिलाएं पुरुषों से अधिक ज़्यादा जीती हैं। और सबसे ज़्यादा अगर राज्यों में बात की जाए तो केरल की है। और मध्य प्रदेश में कितनी है, न्यूनतम कितनी, 66.70। हम 66 वर्ष की आयु तक ही पुरुष मर जाते हैं और महिला 69 वर्ष की आयु तक ही मर जाती हैं। उसका प्रजनन दर, एक महिला कितने बच्चों को जन्म देती है उसको क्या बोलते हैं, एक प्रजनन दर के रूप में जानते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के HDG और मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा की। अगले लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधनों के बारे में चर्चा करेंगे, और इसके साथ ही हम एक नया लेक्चर लेके आएंगे जिसमें मध्य प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे के बारे में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।